डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मोहसिन जी ने। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं मोहसिन जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं आपको अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन हमारे गांव के आसपास ज़्यादा गांव नहीं है। यहाँ पर बीहड़ हैं और ज़्यादातर गांव दूर दूर बने हुए हैं। हमें यहाँ से शहर जाने में बहुत परेशानी होती है और यहाँ पर बहुत ही कम बसें आती हैं। ये बस भी रात के 8 बजे आई थी और ये बस हर गांव में रुकती है, इसीलिए यहाँ पर इसे ही पसंद किया जाता है। लेकिन रात के वक्त गांव से शहर बहुत ही कम लोग जाते हैं और मुझे दूर के एक गांव में जाना था जहाँ पर मौसा जी रहा करते थे। मैंने 8 बजे बस पकड़ी थी और बस में 8 से 10 लोग बैठे हुए थे। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था क्योंकि इस बस के बिल्कुल बीचों बीच छोटी सी लाइट लगी हुई थी जिससे लोगों के चेहरे ज़्यादा नज़र नहीं आते। मैं पहचान पा रहा था इस बस में आसपास के गांव वाले कई लोग बैठे हुए थे। कई लोगों को मैं पहचान पा रहा था, लेकिन कुछ शायद शहर के होंगे। मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था। मैं बस की विंडो वाली साइड पर बैठा हुआ था और मेरे साथ वाली सीट पर कोई नहीं बैठा हुआ था। ऐसे ही बस धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और गांव के पास से बस धीरे से ही गुजरती क्योंकि इतने बड़े गड्ढों से बस को निकालना बड़ी मुश्किल वाली बात होती। लेकिन आगे जहाँ पर बीहड़ होते वहाँ पर बस तेज़ चलती। सड़कें तो वहाँ पर भी टूटी हुई हैं और वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, लेकिन वहाँ पर बस को तेज़ चलाया जाता क्योंकि यहाँ पर डाकू लुटेरे बहुत पाए जाते हैं और वो आए दिन बस को घेरते ही रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बस को उन बीहड़ों के बीच से तेज़ी से निकाला जाता है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कीमती सामान को रात के वक्त बस में मत लेकर जाएं क्योंकि आए दिन यहाँ पर लुटेरे लूटपाट करते ही रहते हैं। आज भी बीहड़ के बीच से ये बस गुजरे जा रही थी, लेकिन अचानक ही इस बस को रोका गया। जैसे ही बस रुकी, जैसे बस के अंदर हलचल होना शुरू हो गई। हर कोई आपस में बात कर रहा था कि बस को रोका क्यों गया है। मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था कि बस को रोका क्यों गया है। क्या आगे कोई आ गया है? क्या आगे पेड़ गिरा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आए दिन इसी तरह से पेड़ गिरे होते हैं और उसके बाद पेड़ को हटाना पड़ता है। लेकिन डर तो इस बात का था, कहीं लुटेरों ने इस बस को तो नहीं घेर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने आगे जाकर पूछा तो पता लगा कि इस बस का एक टायर खराब हो चुका है। शायद वो पंचर हो चुका था और अब ड्राइवर और कंडक्टर को मिलकर बस का टायर बदलना था। वो दोनों नीचे उतरकर बस के टायर के पास गए। पीछे एक टायर रखा गया था जो बिल्कुल नया था। अब उन्हें नीचे स्टेपनी लगाकर उस टायर को बदलना था। वो अब नीचे उतरकर ये काम कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि सबको बस से उतरना होगा क्योंकि वज़न कम करना होगा। हम सब बस से उतर चुके थे और अब वो टायर को चेंज करने लगे थे। हम बस की एक तरफ खड़े ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब बस का टायर बदला जाए और बस आगे बढ़े। यहाँ पर आधा घंटा लग गया और वो दोनों एक तरफ बस का टायर बदले जा रहे थे। यहाँ पर लोगों की जितनी भीड़ थी वो बस की एक तरफ थी और टायर दूसरी तरफ बदला जा रहा था। इसके बाद हमने देखा कि ड्राइवर एक तरफ से सामान लेने के लिए बस के अंदर गया हुआ है, लेकिन तभी एक तरफ से चीखों की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ कंडक्टर की थी। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे, कहीं उस तरफ कोई जानवर तो नहीं आ गया। वैसे भी टायर को बदलते वक्त वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी की गई थी और ये रोशनी काफ़ी दूर दूर तक देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही वो भीड़ भागती हुई उसके पास पहुंची तो हमने देखा कि वो नीचे गिरा हुआ था और बेहोश हो चुका था।
उसके कपड़े जैसे फट चुके थे और उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे। हमने आसपास देखने की कोशिश की, वहां कोई नजर नहीं आया। हम सोच रहे थे यहां पर कोई जानवर तो नहीं। पूरी की पूरी भीड़ वहीं पर खड़ी हो गई थी और अब टायर बदलने का काम भी खत्म होने वाला था, इसलिए मैंने थोड़ी सी मदद करवाई उस ड्राइवर की और हमने टायर को बदल दिया। लेकिन कंडक्टर बेहोश ही बस के अंदर लाया गया और हमने उसके मुंह पर पानी मारा ताकि उसे होश आए। उसके बिना बस आगे नहीं बढ़ने वाली थी और हमने बस के डोर को लगा लिया था और अंदर अब उसे जगाने की कोशिश हो रही थी। उसके मुंह पर पानी मारने के बाद थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गई और वो उठकर काफी घबरा सा गया था। उसने तब हमें बताना शुरू किया कि एक काला सा साया उस पर आ गया था। वो देख सकता था और वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक काला साया था जिसने उसे मारने की कोशिश की। वो साया उसे खींचकर एक तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन वो उसे धक्का दे रहा था। इसी बीच उसके शरीर पर इतने तेज निशान पड़ गए। ये सच में 2 से 3 सेकंड का काम होगा। इतने में भीड़ वहां पर पहुंच गई थी। इतने में उसके शरीर पर इतने चोट के निशान आ चुके थे। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और ड्राइवर हमें कहने लगा कि जल्दी से सीट पर बैठो, हमें यहां से निकलना होगा। हम अपनी अपनी सीट पर जल्दी से जाकर बैठ गए और वो ड्राइवर तेजी से बस को चलाने लगा। तभी हमें बस की चारों तरफ जैसे हाथ मारने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें बाहर से आ रही थी। हम उन खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। हमें सच में कोई नजर आया ही नहीं, लेकिन इस तरह से आवाजें आ रही थी जैसे कोई बाहर से बस को मार रहा है और खरोंच रहा है। ड्राइवर चिल्लाता हुआ बस को आगे लेकर गया और हम वहां से आगे निकले। उसके बाद उस ड्राइवर ने आगे वाले गांव में जाकर बस को रोका और वहां पर एक मज़ार थी जिसके पास उस बस को रोका गया। तब उस ड्राइवर ने बताया कि पीर बाबा की तस्वीर के बिना उस पीहड़ से कोई बस नहीं गुजरती। हमेशा ही बस के ऊपर उस पीर बाबा की तस्वीर को लगाया जाता है। आज सुबह ही वो तस्वीर ऊपर से गिर गई थी और इस पागल कंडक्टर ने उस तस्वीर को बाहर फेंक दिया। इसी कारण आज वो साए हम पर हमला कर रहे थे। हमने उस पीर बाबा की तस्वीर को नहीं रखा तो हमारे साथ ये हो गया। हम किसी तरह से बचकर वहां से आए। मैं आज तक उस घटना को याद करके बहुत ज्यादा डर जाता हूं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता था और मुझे इससे पहले पीर बाबा की तस्वीर का पता नहीं था। किस तरह से बस रोज वहां से गुजरती है और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। मैं इससे पहले रात को कभी नहीं गया था। उसके बाद भी मैं रात के वक्त उस बस से सफर नहीं करता।